क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस फॉर ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी के लिए यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारा अध्याय नंबर 2 है। इसके पहले हमने मापन का चैप्टर अध्याय नंबर कर दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं उसको पहले जाके देख लीजिए। आज जो हमारा दूसरा जो चैप्टर है बल एवं गति, जो एनसीईआरटी बुक से क्योंकि शॉर्ट करके लिया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कारण है। पहला क्वेश्चन ये है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। यानी जो चट्टान पर प्रहार करता है तो चोटिल क्यों हो जाता है, वो प्रतिक्रिया का कारण है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, तीसरा नियम है कि हम सदैव प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करता है तो क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रहार करता है तो चट्टान द्वारा भी उसी परिमाण में एक प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या होता है, त्वरित हो सकती है। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। यहाँ पे यदि यहाँ पे डेफिनेशन ये दी गई है, यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग नियत होगा। एक समान गति के साथ कोई पिंड या वस्तु त्वरित हो सकती है, जिसे एक समान त्वरित गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है नंबर 3, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन आभासी बल है। यहाँ पे अपकेंद्रीय बल आभासी केंद्र है। किसी भी वृत्ताकार, यानी ये मान लीजिए वृत्ताकार पथ है पर गतिशील वस्तु पर केंद्र के बाहर की ओर लगने वाला, यानी केंद्र के जो बाहर है उसके लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल या काल्पनिक आभासी बल कहते हैं। इसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, न्यूटन की गति का पहला नियम किससे संबंधित है। न्यूटन की गति के पहले नियम को हम लोग जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी यथास्थिति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तित न किया जाए। अर्थात जब कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील अवस्था में तथा यदि विराम अवस्था में है तो विरामावस्था में होगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था परिवर्तित न किया जा सके। एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए, यानी कि वृत्तीय कक्षा में वो किस गति कर रहा है तो किधर झुकना चाहिए, केंद्र की ओर झुकना चाहिए। ये कहने का मतलब है जब कोई साइकिल चालक जो होता है वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे अपनी स्थिति को संतुलित रखने के लिए अपकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए साइकिल चालक को केंद्र की ओर झुकना पड़ता है। छठा क्वेश्चन जो हमारा है कि वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है, तो एक समान गति और चर वेग, यही इसका उदाहरण है। सी, यहाँ पे देखेंगे जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति में गतिशील वस्तु की जो कि दिशा सदैव बदलती रहती है तथा वह वस्तु किसी निश्चित या स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी तक रहती है। यदि वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित हो जाती है। अगला, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। तो रॉकेट जो होती है आपको मालूम होना चाहिए रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। रॉकेट जो होता है रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात एक वस्तु में जितनी संवेग परिवर्तन होता है दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। इसी कारण नीचे की ओर गतिशील गैस
रॉकेट को ऊपर की दिशा में धक्का प्रदान करती है। रॉकेट से निकलने वाली गैसों के कारण रॉकेट का द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है, जिसे रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक वेग व त्वरण के प्राप्त होता है। 8वां क्वेश्चन है कि एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे नाव के भर के, यानी देखिए डेफिनेशन ये है, आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक नाव अथवा कोई वस्तु किसी तरल में तैरती है तो उस पर उस तरल द्वारा ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से में डूबी जाती है तो उस पर लगने वाला जब कोई वस्तु किसी तरल या पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी जाती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यदि कोई वस्तु तैर रही है तो उसका अर्थ है कि किसी वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल का भार वस्तु के भार के बराबर है। तो ये था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमज़ोर बल कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए गुरुत्वीय कर्षण बल। प्राकृतिक में 4 मौलिक अर्थात संपर्क बल पाए जाते हैं। नंबर 1 क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर बल परंतु अनंत परास वाला है। उसी तरह से दूसरा है दुर्बल नाभिकीय बल। दूसरा सबसे कमज़ोर बल परंतु कम परास वाला है। तीसरा विद्युत चुंबकीय बल, शक्तिशाली बल परंतु अनंत परास वाला है। प्रबल नाभिकीय बल, सर्वाधिक शक्तिशाली परंतु कम परास वाला है। इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। और इस तरह से हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वृत्ताकार पथ पर 10वां क्वेश्चन हमारा ये है, वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो उसका औसत वेग क्या होगा? तो उसका औसत वेग 0 होगा। क्यों होगा इसको जान लेते हैं। वृत्तीय गति में औसत वेग एक वस्तु द्वारा एक चरण पूर्ण करने के लिए 0 होगी, क्योंकि वृत्तीय गति में विस्थापन 0 होगा। ये बात है। प्रक्षेप्य का पथ कहलाता है। प्रक्षेप्य का पथ कहलाता है, प्रक्षेप्य वक्र कहलाता है। यहाँ पे प्रक्षेप्य वक्र कहलाता है। इसकी भी डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रक्षेप्य वह वस्तु होती है वह जिससे बल के प्रयोग के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा अथवा अंतरिक्ष में फेंका जाता है। प्रक्षेप्य गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है, जिसे प्रक्षेप्य वक्र कहते हैं। रेल की गति किस प्रकार की गति करती है? रेल की गति का जो उदाहरण है वो रूपांतरित गति है। रेल की गति किस तरह की प्रकार की गति है? रूपांतरित गति है। रेल की गति रूपांतरित गति है। इसका उदाहरण, क्योंकि रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग समान। रेल की गति रूपांतरित गति का उदाहरण है। देखते हैं इसको जल्द से। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग समान दिशा तथा समान समय में एक समान वेग में से समान दूरी तय करते हैं। रूपांतरित गति 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है सरल रेखीय गति, दूसरा होता है वक्रीय गति। सरल रेखीय गति के अंदर जब गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, और वक्रीय गति जब गतिमान वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है। यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा? तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। जैसे डिफिनेशन है, एक समान वृत्तीय गति से गतिशील वस्तु की गति अपरिवर्तित रहती है, परंतु उसकी दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है। इसलिए वस्तु के वेग में परिवर्तन होता रहता है तथा त्वरण 0 होगा। यहाँ पे 14वां क्वेश्चन ये है हमारा कि तोप से एक गोला दागा जाता है। तोप से एक गोला दागा जाता है, गोले की गति है। तो गोले की गति प्रक्षेप्य गति है। तोप से गोले की गति प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। प्रक्षेप्य गति में वस्तु परवलयाकार पथ का अनुसरण करती है। जब तोप से गोला दागा जाता है तो वह धरातल से एक कोण बनाते हुए गति करता है, जिससे एक परवलयाकार पथ का सृजन होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है ये कहने की है।
तो क्रिया प्रतिक्रिया आपको मालूम होना चाहिए समान परिमाण वाले होते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव समान परिमाण वाले होते हैं। वॉशिंग मशीन किसका एग्जाम्पल है, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वॉशिंग मशीन होता है अपकेंद्रीय सिद्धांत पर काम करता है। देख लेते हैं वो प्रक्रिया बल की बात करें जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होती है, किंतु उसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्रीय बल कहलाती है। वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। यहाँ पे 18वें क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि इसलिए कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। परिणामतः लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान है, तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना हो सकता है? अब हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किमी प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, 11.2 किमी सेकेंड होता है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। यहाँ पे कुछ भौतिक राशियाँ हैं और उसका मात्रक है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, लंबाई का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है, समय का जो मात्रक होता है सेकंड होता है, आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। ठीक है, वेग का मात्रक होता है, आपको मालूम होना चाहिए, वेग का मात्रक होता है मीटर सेकेंड। बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। दाब का मात्रक होता है पास्कल, ताप का मात्रक होता है केल्विन, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल या केल्विन होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, परम ताप का मात्रक होता है केल्विन, गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल किलोग्राम, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है लूमेन, तरंग की लंबाई मीटर में मापी जाती है, संवेग या आवेग न्यूटन सेकंड में, विभवांतर वोल्ट में, ज्योति तीव्रता कैंडेला के अंदर मापी जाती है, चुंबकीय तीव्रता, श्यानता, शक्ति, कार्यता, चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र, तीव्रता और कोणीय वेग, गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पे दिया नहीं है इसका और ये कर दिया कह रहे हैं श्यानता। अब आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे चुंबकीय तीव्रता टेस्ला में मापी जाती है, श्यानता न्यूटन सेकंड में मापी जाती है, शक्ति जूल प्रति या वाट में मापी जाती है। और उसी तरीके से हम लोग कार्य की मात्रक न्यूटन, यहाँ पे देखेंगे कार्य को किस में मापा जाता है, न्यूटन मीटर या जूल में, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर या मैक्सवेल में, विद्युत क्षेत्र तीव्रता को न्यूटन कूलाम में, कोणीय वेग को रेडियन में या सेकंड में, गुरुत्वीय त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापा जाता है। और भी कुछ ऐसे बची हुई हैं जो हैं हम लोग द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में और घनत्व को आप किस में मापेंगे, ये भी एक आपके लिए है चैलेंजिंग। घनत्व को किग्रा घन मीटर में मापते हैं, चाल को मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, त्वरण को आप लोग मीटर प्रति सेकंड में त्वरण को भी मापा जाता है। यहाँ पे देखिए, ऊर्जा को जूल में, ऊष्मा को जूल में और विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर में, विद्युत प्रतिरोध को ओम में, विद्युत विभव को वोल्ट में मापा जाता है। ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में, समुद्र की गहराई फैदोमीटर और चुंबकीय क्षेत्र गास में मापा जाता है। और पराध्वनि गति को हम लोग मैक के अंदर मापते हैं। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है और पृष्ठ तनाव न्यूटन मीटर में मापा जाता है। और खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब बार में मापी जाती है। ये था आज का हमारा दूसरा वीडियो था और यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो चैप्टर जो था हमारा बल एवं गति था। और आगे भी इस तरह के वीडियो आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे
और हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पर जुड़ें, क्योंकि ये बेसिकली हम लोग जो ये चल रहा है सेशन एनसीईआरटी बेस है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी को लेकर हम लोग यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। और यहाँ 17 अगस्त से जो हमारा जो टारगेट है वो इसमें है कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पे आपको साइंस में मिले। चलिए यहाँ पे हम इसी वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं।